हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। बोलता है एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर पास्ट, जो कि क्यों पास किया जाता है। ऑप्शन लगता है कि कुछ ठीक है, देखते हैं जो ऑप्शन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द ईयर बी इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द नहीं, इन द beginning of the year, C for suppressing profit, और D in the middle of the year, इन द मिडल ऑफ द ईयर। बोलिए क्या होगा आपका, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या आपका यहाँ पर होना चाहिए। देखिए बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री, अगर हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की बात करें तो वो एंट्री जो किसी रेक्टिफिकेशन की वजह से, मतलब किसी एरर की वजह से छूट गया हो, वो हम एडजस्टमेंट के रूप में लिखते हैं, है ना। ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या दिया रहता है आपका, एडजस्टमेंट्स दिया रहता है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें पहले से क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस का हिस्सा होना चाहिए या ट्रायल बैलेंस में आना चाहिए, विधिवत तरीके से आना चाहिए। और इससे हम क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, या तो एरर की वजह से हो गया, है ना, एरर हो गया, या फिर कुछ चीज़ें छूट गई, तो उसकी वजह से उसको हम एडजस्टमेंट देते हैं। और एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ये चीज़ आप जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसमें एडजस्ट कर दो। ये ऑलरेडी एडजस्ट होना चाहिए था, पहले से एडजस्टमेंट का ज़रूरत नहीं था। जैसे इसके पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सक्लूडिंग या विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ा, मतलब उसमें कुछ छूटा ही नहीं था, कुछ एरर हुआ ही नहीं था, तो फिर एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट भी नहीं था। लेकिन एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि कोई चीज़ छूट गया, कोई चीज़ रह गया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो तो हिस्सा है, तो आप उसको एडजस्ट कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बस इतना ही सब बात है ना। एक बस का आपने टिकट कटा लिया है और बस पे आप चढ़ो तो देखेगा कि सारा पैसेंजर बैठा हुआ है ना, तो आप सीट की डिमांड करोगे तो बोलेगा कि चलो दो पतले आदमी हैं, आप इसके बीच में बैठ जाओ। तो क्या मतलब है, एडजस्टमेंट, यानी बस का टिकट तो कटा ही लिया है, अब आपको बस से नीचे उतारेगा कोई नहीं, लेकिन आपको अब उस बस का हिस्सा बनना है, आपको कहीं देख करके, सीट दे करके थोड़ा सा आपको बैठा दिया जाएगा, ये होता है। तो यहाँ पर भी क्या है एडजस्टमेंट का मतलब कि देखिए इसको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा पहले से ही बनना था, अब सीट नहीं मिला इसको, यानी कि किसी वजह से छूट गया ये, तो क्या होगा कि अब इसको हिस्सा बना दीजिए, तो वही आपका एडजस्टमेंट है। अब ये बोलता है कि एडजस्टमेंट एंट्री आर पास्ड आर दोज एंट्रीज विच आर पास्ड, कब पास किया जाता है, मिडिल ऑफ द ईयर। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं तो आपका मिडिल ऑफ द ईयर क्या होगा, साल में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हम जो है साल में एक बार अकाउंटिंग करते हैं, साल के अंत में।
31 मार्च जो भी होगा, तो साल बिगिनिंग में तो नहीं आप करते हैं, मिडिल में तो नहीं बनाते, बनाते ही नहीं तो करेंगे कहाँ से एंट्री, है ना। फिर बिगिनिंग में भी नहीं होता है। अच्छा, क्या उद्देश्य होता है? सप्रेसिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को कम करने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसा बहुत अटपटा चीज़ है ये, प्रॉफिट को क्यों कम करने के लिए हम एडजस्ट, मेरा चीज़ छूट गया है, मेरी चीज़ें रह गई हैं, है ना, कुछ एंट्री कुछ एडजस्टमेंट छूट गया है, तो प्रॉफिट को सप्रेस करना का क्या मतलब है? हम कोई घोटाला थोड़ी कर रहे हैं जो प्रॉफिट को कम करेंगे हम, है ना। प्रॉफिट को सप्रेस करना है तो फिर उसके लिए आपने पढ़ा हुआ एक टर्म्स विंडो ड्रेसिंग होता है, जिसमें झूठ मूठ करके एसेट को जो है वो बढ़ा चढ़ा करके या लायबिलिटी को घटा करके अपने आप को झूठ मूठ का मजबूत दिखाया जाता है, तो वो विंडो ड्रेसिंग है जो कि आपका सही नहीं है। यहाँ पर एडजस्टमेंट का मतलब सप्रेसिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को कम करके दिखाना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है फिर? यही हो सकता है आपका कि एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर जो है हम सारा एडजस्टमेंट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्टी सेवन, प्रॉफिट एंड लॉस account is prepared to find out. Profit and loss account is prepared to find out A, gross profit or gross loss, B, net profit or net loss, C, financial position of the business, और डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द एबव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली क्यों बनाते हैं? चलिए, इसका आंसर हम आपको दे चुके हैं, आपको खुद ही इसको राइट आंसर को बताना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होता है। तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाइएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसमें आता है। इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाइएगा तो आपका यहाँ पर तब आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली जानना क्या है हमको जानना है कि मेरे बिजनेस को नेट प्रॉफिट क्या हुआ और नेट लॉस क्या हुआ। याद रखिएगा, ये जो नेट प्रॉफिट निकल करके आता है, ये नेट प्रॉफिट बिजनेस के मालिक का यानी ऑनर का होता है। इसी नेट प्रॉफिट में से रिजर्व बनता है ना, इसी नेट प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया जाता है। यानी ऑनर का मान लो कि 1 लाख रुपए का कोई प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से अगर मान लो कि ऑनर ने 30,000 अलग से रख दिया हटा करके बिजनेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देने के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं रिजर्व। अच्छा, ये 1 लाख तो ऑनर का था, तो 30,000 रुपये निकाल लिया गया, तो बचा इसके पास कितना बचा? 70,000 रुपया बचा और 30 रिजर्व बना दिया। ये 30 एक्चुअली में है किसका? ये भी ऑनर का ही है। अगर फ्यूचर में कोई काम नहीं आता है, इन केस फ्यूचर में इस रिजर्व का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये रिजर्व ऑनर का ही है, ऑनर को मिल जाएगा। ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटर की भी बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, तो ये जो भी रिजर्व बनता है वो है आपका ऑनर का होता है।
कंपनी की बात करें तो कंपनी में भी रिजर्व होता है, लेकिन कंपनी का ट्रू ऑनर कौन होता है? तो कंपनी के ऑनर जो होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन जो ट्रू ऑनर होते हैं वो होते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर। तो रिजर्व भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। खैर, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों हम प्रिपेयर करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। देखिए, मार्सलिंग
अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट डन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो मार्शलिंग जो है आपका वो बताता है कि किस तरीके से, मतलब इसमें आपको किस ऑर्डर में बैलेंस शीट में आपको आइटम को दिखाना है। ठीक, तो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हो तो कैसे कैसे आप दिखाओगे। देखिए, अगर आप बैलेंस शीट की बात करो तो ये हो गया आपका एसेट साइड और ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। अब जो बैलेंस शीट है इसमें क्या क्या चीज़ें रहता है, जितना भी एसेट और लायबिलिटी है वो सब कुछ इसमें होता है। इसमें आपका क्विक एसेट भी है, करंट एसेट भी है, और क्विक एसेट भी है, करंट एसेट भी है, फिक्स एसेट भी है, ये सब कुछ है। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी में आपका करंट एसेट है ना। क्विक एसेट, क्विक लायबिलिटी कुछ नहीं होता है, सिर्फ करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट लायबिलिटी इसमें हो सकता है आपका, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये सब कुछ आपका इसमें आता है। तो बैलेंस शीट में किस तरीके से आप जो है उन सारे एसेट को प्रेजेंट करोगे। ठीक, ये बेसिकली बोलता है कि मार्शलिंग कहता है कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो आपको यहाँ पर क्या अरेंजमेंट होना चाहिए। तो पहला कहता है इसमें, फर्स्ट है कि इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी, यानी पहला है कि लिक्विडिटी के आधार पर जो जितना लिक्विड है उसको आप पहले रखो। तो सबसे पहले इसमें आप लिख सकते हो, अगर लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले करंट लायबिलिटी लिख लो। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो नॉन करंट लायबिलिटी, जितना भी आता है नॉन करंट लायबिलिटी में वो सब कुछ लिख लो इसमें। इसके बाद क्या लिखोगे, जो भी रिजर्व्स है वो लिख लो, और फिर आप लिख लो जो भी कैपिटल है ना, जो भी कैपिटल है उसको सबसे नीचे में यहाँ पे लिख लो। तो कैपिटल में क्या करोगे, कैपिटल में जो भी प्रॉफिट होगा ऐड करोगे, जो लॉस होगा माइनस करोगे, है ना। कोई ड्राइंग्स वगैरह होगा तो उसको भी क्या करोगे, कैपिटल से माइनस करोगे। ठीक, तो ये ऑर्डर हो गया। अच्छा, तो ये हो गया लिक्विडिटी के आधार पर। तो पहले हमने क्या रखा, पहले हमने रखा लिक्विडिटी के आधार पर सबसे पहले करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट, फिर रिजर्व और फिर कैपिटल। ये एक तरीका है प्रेजेंट करने का बैलेंस शीट का। अगर आप एसेट साइड की बात करें तो एक हो गया आपका करंट एसेट, सबसे पहले हो गया। ठीक, करंट एसेट के बाद आपका जो आएगा वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लिख सकते हो आप, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट, है ना, फिक्स्ड एसेट सीधा लिखते हैं ना, फिक्स्ड एसेट। तो देखिए, पहले आपने क्या रखा, लिक्विडिटी के आधार पे आप आगे बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी, है ना। इसके बाद फिर आके आकर नॉन करंट, रिजर्व एंड कैपिटल। इसके करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में आप पहले लिख लो लिक्विड एसेट, फिर लिखना करंट एसेट, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिर फिक्स एसेट। ये एक तरीका है आपका प्रेजेंट करने का। इसके रिवर्स लिक्विडिटी के आधार पे आप किए, पहला तो लिक्विडिटी ये सही है, इसके आधार पे किया जाता है। दूसरा आपका कहता है कि आप उल्टा कर दो, सबसे पहले इसी को उल्टा कर दो, पहले फिक्स एसेट रखो, है ना, कैपिटल, फिर रिजर्व, फिर आपका करंट, इसको उल्टा कर दो, सबसे पहले कैपिटल रखो, फिर रिजर्व रखो, फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटी रखो, और सबसे लास्ट में करंट लायबिलिटी रखो। उल्टा भी रख सकते हो, पहले फिक्स एसेट रखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखो, और फिर क्या रखो, नीचे में सबसे नीचे करंट एसेट रखो। तो उल्टा भी किया जाता है, यानी स्टेबिलिटी के आधार पे भी आपका अरेंज किया जा सकता है। दोनों के तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दो तरीका होता है, इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस यानी स्टेबिलिटी, जो ज़्यादा जितना स्टेबल है, जो फिक्स्ड है उसको पहले रखो, या फिर जो ज़्यादा लिक्विड है उसको पहले रखो। दोनों तरीका यहाँ पर होता है। तो कहता है कि मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट कैन बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पे। तो आपका ए भी सही है, या परमानेंस के आधार पे, स्टेबिलिटी के आधार पे बी भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या तो आप ए तरीके से बनाओगे, लिक्विडिटी के आधार पे अरेंज करोगे, या तो आप, और लिखा है बीच में, एंड नहीं लिखा है, और या तो आप स्टेबिलिटी यानी परमानेंस के आधार पे आप बनाओगे। दोनों में से कोई एक ही तरीका आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप का और पार्टनरशिप का। बाकी कंपनीज़ की अगर बात करें तो वो वर्टिकल शेप में बनता है, और उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है कंपनी का, जिसमें आपका सबसे पहले रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स रहता है। शेयर होल्डर फंड्स में आपका
शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब कुछ होता है। तो उसका एक फिक्स फॉर्मेट है कंपनी का दिया हुआ। यहाँ पर आपको मार्शलिंग जो है वो अरेंजमेंट बताता है कि किस तरीके से करना है। एक लिक्विडिटी के आधार पे पहले तरीके से लिक्विडिटी के आधार पे पहला बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जा सकता है, और दूसरा स्टेबिलिटी या परमानेंस के आधार पे किया जा सकता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे कहता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो क्या निकलता है? सबसे पहले जानो कैपिटल इज इक्वल टू, क्या पूरा लिखते हैं, क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज लिखते हो तो ऑनर का कैपिटल पता चल जाएगा। अब जानना है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वो कैपिटल आपको बताइए जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में काम आएगा। तो यहाँ पूछता है कि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को घटाने से क्या होगा। तो देखिए करंट एसेट यहाँ पे लिख दो, आप इसके पीछे लगा दो, यही होता है ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को घटा दोगे तो क्या निकलेगा, वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला आपका आएगा। मान लो कि आपके पास करंट एसेट जो है यानी एक साल में जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका 100 रुपये है, और एक साल के अंदर जो लायबिलिटी चुकाना है वो मान लो 40 रुपीज़ है। तो एक साल के अंदर मतलब एक तरह से कैश आपके हैंड में मतलब कि लगभग आपके हाथ में कैश कितना है, यानी वर्किंग कैपिटल यानी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल कितना है, 60 रुपीज़। ठीक, तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट, एक्सेस यानी ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, तो देखिए करंट एसेट ज़्यादा है 100 रुपये है, ओवर किससे ज़्यादा है, ओवर करंट लायबिलिटीज। देखिए करंट लायबिलिटी कम है तो करंट एसेट एक्सेस है, ज़्यादा है, ओवर किससे, करंट लायबिलिटी से। तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा।
सिर्फ कैपिटल कब निकलेगा, तो करंट सिर्फ कैपिटल आपका एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो कैपिटल निकलेगा, और करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कर लिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 से हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।